सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में कि कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होता है, किस लिए यूज़ होती है। इसको रिलेट करेंगे हम रियल लाइफ सिनेरियो से एंड देखेंगे प्रोग्रामिंग में इसका रोल क्या आता है। देखो, अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट इज़ कंडीशनल ब्रांचिंग एंड उसके बाद होती है द सेकेंड इज़ लूपिंग टेक्निक। अगर आपको ये दो टेक्निक आ गई तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कैसा भी कोड कर सकते हो, कैसा भी कोड, किसी भी तरीके का कोड। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लेक्चर, आज का लेक्चर होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम देखते हैं कि कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होता है एंड कैसे इस पर हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले कंडीशनल ब्रांचिंग को मैं रिलेट करूँगा एक रियल लाइफ सिनेरियो से एंड उसके बाद हम इसमें प्रोग्रामिंग में घुसेंगे। तो अगर जैसे कि आप मेरे आईपैड की स्क्रीन में देख सकते हो कि द टॉपिक इज़ कंडीशनल ब्रांचिंग। अब कंडीशनल ब्रांचिंग मतलब कुछ हमें कंडीशन गिवन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरे को कुछ आउटपुट प्रिंट करना है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मेरे को या तो कुछ आउटपुट रिटर्न नहीं करना है या प्रिंट नहीं करना है, या मेरे को कुछ करना है। तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग। आपको कुछ कंडीशन गिवन है, उसके बेसिस पे आपको कुछ काम करना है। सो प्रोग्रामिंग के केस में, कंडीशनल ब्रांचिंग के केस में हमारे पास अलग अलग तरीके के कंडीशनल ब्रांचिंग वाले टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है इफ़ कंडीशन, कि अगर ये वाला कंडीशन हुआ तो मेरे को कुछ काम करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना। दूसरा होता है इफ़ एल्स कंडीशन, कि अगर ये वाला कंडीशन हुआ तो मेरे को कुछ करना है, अगर ये वाला कंडीशन नहीं हुआ तो मेरे को कुछ और काम करना है। उसके बाद होता है नेस्टेड इफ़ एल्स वाला कंडीशन, कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, दूसरे इफ़ के अंदर तीसरा इफ़, तीसरे इफ़ के अंदर चौथा इफ़। मतलब मैं अगर मगर वाला केस बहुत ज़्यादा लगा सकता हूँ उसमें। एंड द लास्ट इज़ माई स्विच स्टेटमेंट। तो ये अलग अलग तरीके की हमारी जो कंडीशनल ब्रांचिंग होती है, हमारे प्रोग्रामिंग के केस में 4 तरीके की कंडीशनल ब्रांचिंग होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। सो हम एक एक करके सब कंडीशनल ब्रांचिंग को हम ब्रेक डाउन करेंगे आज की वीडियो में। सो द फर्स्ट इज़ माई इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन मतलब अगर एक कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, मेरी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरे को कुछ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको एक रियल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं, जैसे आप देख सकते हो आजकल काफ़ी ज़्यादा रेनी सीज़न चल रहा है, तो अगर रेन हुई तो मेरे को अम्ब्रेला कैरी करना है, दैट्स इट। अगर एक और एग्जांपल लूँ कि अगर एक स्टूडेंट है, उसने 40% मार्क्स स्कोर करे तो वो पास है। या अगर थर्ड एग्जांपल लूँ, अगर ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट है अगर वो रेड है तो आपको स्टॉप करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरे को कुछ काम करना है, अदरवाइज़ मेरे को कुछ काम नहीं करना है। अगर बारिश हुई तो मेरे को अम्ब्रेला कैरी करना है, बारिश नहीं हुई या स्नोफॉल हो गई, मेरे को क्या करना है उस केस में मैंने डिफ़ाइन नहीं करा, मैं बस बारिश के लिए डिफ़ाइन करा। अगर बारिश हुई तो मेरे को अम्ब्रेला कैरी करना है, दैट इज़ ऑन एज इफ़ कंडीशन। ठीक है। सो अगर मैं इफ़ कंडीशन का सिंटेक्स देखूँ प्रोग्रामिंग के केस में, तो इसका सिंटेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर मैं इसको रिलेट करूँ अपने मेन फंक्शन के साथ, तो जैसे हम मेन फंक्शन का सिंटेक्स देखते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ उसका रिटर्न टाइप की किस वैल्यू की, किस तरीके की वैल्यू वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उसके बाद मैं लिखता हूँ नेम ऑफ द फंक्शन, दैट इज़ मेन। उसके बाद मैं ऐड करता हूँ पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने आपको बताया था, या तो मैं आर्गूमेंट पास कर सकता हूँ या मैं कुछ पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस ऐड करता हूँ। इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैं कुछ लॉजिक लिखता हूँ एंड ये कर्ली ब्रेसेस को कर देता हूँ ख़त्म। तो इस तरीके से मैं मेन फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो लिख सकता हूँ। अब बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है इफ़ कंडीशन का जो सिंटेक्स होता है मेन फंक्शन के जैसा। जैसे मेन फंक्शन के अंदर हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, इफ़ के अंदर हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, तो एक एडवांटेज। सेकेंड, जैसे मेन इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, वैसे ही इफ़ इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, या आप इसको एक कीवर्ड की तरह बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करते हैं पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस। अब जैसे मेन फंक्शन के अंदर अभी तक हमने जो राउंड पैरेंथेसिस उसमें कोई भी आर्गुमेंट या वैल्यू पास नहीं करी, बट इफ़ कंडीशन के अंदर हमें फॉर श्योर, हमें मस्ट है कि इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ कंडीशन को पास करना ही पड़ेगा। अगर हम कंडीशन पास नहीं करेंगे तो हमारा इफ़ कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं हो जाता। उसके बाद सेम एज इट इज़ हम कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे, इसके बीच में हम कुछ लॉजिक लिखेंगे एंड फिर हम कर्ली ब्रेसेस को कर देंगे ख़त्म।
तो एक सिंपल सिंटेक्स होता है एक इफ़ कंडीशन का। तो अगर मेरे को इफ़ कंडीशन को एक रियल लाइफ एक प्रोग्रामिंग के केस में देखना है कि कैसे इसका प्रोग्राम दिखेगा, तो आइए हम अपने यहाँ पर स्क्रीन पे आते हैं। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंपाइलर ओपन करके रखा हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक प्री प्रोसेसर लिखा हुआ है, एक मेन फंक्शन डिफाइन कर रखा है एंड उसके अंदर कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है। सो हमें अभी के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का काम नहीं है, मैं डायरेक्ट एक इफ़ कंडीशन को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक इफ़ कंडीशन यूसेज कि मैंने सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन लिखी, एक इफ़ कीवर्ड लिखा और इसके आगे ना एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा सकता हूँ कि मैं एक नॉर्मल सा एक कंडीशन लगा देता हूँ कि सबसे पहले ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ, अगर एक a = 10, ठीक है। इसका मतलब हुआ 10 कर लो या फॉर एग्जांपल 15 कर लो। मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने 15 वैल्यू को असाइन कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा a 15 से बड़ा है या 10 से बड़ा है तो उस केस में मेरे को प्रिंट कराना है दैट नंबर इज़ GREA greater than 10। अब आप इस केस में देख सकते हो कि मैंने क्या करा, अभी एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने अभी के लिए 15 असाइन कर दिया, 15 डाल दिया। अब मैंने क्या करा कि एक इफ़ कंडीशन लगाई। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा a मतलब 15 10 से बड़ा है। अगर वो 10 से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा नंबर जो है मेरा गिवन नंबर दैट इज़ 15 इज़ ग्रेटर देन माई 10। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे को ये वाली कंडीशन प्रिंट करानी है, अगर ट्रू नहीं होती तो मेरे को कुछ नहीं करना। अब इसको रन करके देखते हैं। आफ्टर रनिंग दिस प्रोग्राम यू कैन सी दैट ये कंडीशन ट्रू थी जिसकी वजह से हमें एक आउटपुट मिल गया दैट नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। बट अगर मैंने इसको कर दिया 10 की 15 की जगह 5 तो देखो क्या प्रिंट होके आएगा। तो अब देख सकते हो प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो गया बट हमें कुछ प्रिंट होके नहीं मिल रहा। तो ये प्रिंट होके क्यों नहीं मिल रहा वहाँ पर हम जानेंगे। तो वापस से हम आएंगे अपने आईपैड की स्क्रीन पे और हम देखेंगे अपना सेकंड टॉपिक दैट इज़ नोन एज इफ़ एल्स। नाउ व्हाट इज़ इफ़ एल्स। इफ़ एल्स मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप एग्जीक्यूट करो इफ़ वाले ब्लॉक को, बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप एग्जीक्यूट करो एल्स वाले ब्लॉक को। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ये रियल लाइफ एग्जांपल लिया था कि अगर बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला कैरी करो, पर अगर बारिश नहीं हो रही तो आप क्या करो, माइट भी आप सन ग्लासेस कैरी कर सकते हो। अगर बारिश नहीं हो रही तो मतलब धूप निकल रही है। सेकेंड एग्जाम्पल कि अगर बच्चे के 40% से ज़्यादा मार्क्स आए तो वो पास है, बट अगर कम आए तो उस केस में क्या है, वो बच्चा फेल है। एक और एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट है वो रेड है तो आप स्टॉप कर जाओ, बट अगर वो ग्रीन है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव। तो सारा कंडीशन जो इफ़ के अलावा है, सन ग्लासेस का हो गया या फेल का हो गया या जो ग्रीन लाइट वाला है जिसमें आपको जाना है, वो सारा पार्ट आ जाएगा एल्स के अंदर। तो एल्स का जो सिंटेक्स होता है बिल्कुल इफ़ की तरह ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा इफ़ के अंदर मैंने लिख दी कुछ कंडीशन के अंदर कुछ लिख दिया लॉजिक। अगर आपको लॉजिक को कुछ प्रिंट कराना है या लॉजिक को कुछ एग्जीक्यूट कराना है वो आप करा सकते हो। एंड इफ़ को आपने कर दिया कंप्लीट, इफ़ का काम हो चुका है कंप्लीट। अब अगर आपको एल्स को इंट्रोड्यूस कराना है तो जहाँ पे आपने इफ़ का कर्ली ब्रेसेस ख़त्म करा था वहीं पे आप एल्स का एक कीवर्ड को यूज़ कर लोगे। एल्स कीवर्ड को आप इनिशलाइज कर दोगे एंड एल्स के केस में क्या होगा कि आप कंडीशन डिफाइन नहीं करोगे, आप डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस लगा के आप लॉजिक लिख सकते हो एंड कर्ली ब्रेसेस को कर सकते हो ख़त्म। अब यहाँ पे कंडीशन क्यों नहीं हम डिफाइन करते, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। अब देखो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यूनिवर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड वो प्रॉब्लम्स हमने इफ़ कंडीशन के अंदर हैंडल कर ली। मैंने बता दिया कि अगर ये चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो सारा इफ़ वाला पार्ट है। तो यूनिवर्स में बाकी सारी प्रॉब्लम्स वो एल्स वाले पार्ट में तो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं रियल लाइफ से रिलेट करके देखूं तो मेरे को पता है कि जो एज होती है ह्यूमंस की, जो एज होती है वो 0 से लेकर +∞ तक रेंज करती है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे को चेक करना है कि क्या एक पर्सन एलिजिबल है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या नहीं। अगर उसकी एज ग्रेटर देन 18 है तो एलिजिबल है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, बट अगर उसकी एज लेस देन 18 है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इफ़ में डिफ़ाइन कर दिया अगर एज जो है वो 0 से लेकर 18 तक है तो मैं कह सकता हूँ कि वो एलिजिबल नहीं है। बट 18 से ऊपर कितनी भी एज है क्या मेरे को उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है?
नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि अगर वो 18 नहीं है, मतलब 18 0 से लेकर 18 के रेंज में नहीं है, तो मतलब वो उससे ज़्यादा की रेंज में होगी, और रेंज क्या होगी वो मेरे को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ कंडीशन में ही हम सिर्फ इफ़ की जो कंडीशन है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। कभी भी हम एल्स वाले ब्लॉक में कंडीशन को डिफ़ाइन नहीं करते। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि वो इफ़ में भी कंडीशन डिफ़ाइन कर देते हैं और एल्स में भी नहीं। यूनिवर्स की प्रॉब्लम को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट आप इफ़ में डाल रहे हो एंड बाकी सारी प्रॉब्लम्स को आप एल्स वाले पार्ट में डाल रहे हो। उसमें आपको डिफ़ाइन नहीं करने की ज़रूरत है कि यार ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एल्स कंडीशन, मतलब इफ़ एल्स कंडीशन। तो अगर मैं इसके एक्चुअल कोड पे आऊँ तो इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके देखते हैं। तो वापस से मैं आया प्रोग्राम के अंदर, एंड जैसे मैंने यहाँ पे इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ का ब्लॉक मेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो यहीं पे मैं ऐड कर सकता हूँ अपने एल्स कीवर्ड। और एल्स कीवर्ड के आगे मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन करा, इसके आगे मैं जो भी लॉजिक लिखना चाहता हूँ वो मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर इज़ स्मॉलर देन 10, और इसको मैंने कर दिया कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक कंडीशन में डिफ़ाइन कर दिया कि अगर नंबर 10 से बड़ा है तो मेरे को प्रिंट करना है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, और दूसरी कंडीशन में डिफ़ाइन कर दिया अगर नंबर 10 से छोटा है तो मेरे को लिखना है नंबर इज़ स्मॉलर देन 10। एक बार इसको रन करके देखते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड यू कैन सी दैट 5 इज़ येस स्मॉलर देन 10, एंड जो कि हमें आउटपुट भी मिल रहा है। सो इस तरीके से मैं इफ़ और एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो गाइस अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। तो देखो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, देखो इफ एल्स का ही लैडर होता है, मतलब इफ एल्स का ही अगर मैं एडवांस वर्जन की बात करूँ तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो जैसे कि आप मेरे आईपैड में देख सकते हो कि यहाँ पे हम इफ एल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसका ये लॉजिक होता है या उसका एक सिंटेक्स होता है, नॉट लॉजिक, उसका एक सिंटेक्स होता है। तो अगर मैं एक नेस्टेड इफ एल्स की बात करूँ तो देखते हैं वो क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एक लैडर की तरह है। लैडर किसका? इफ एल्स का, मतलब एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, दूसरा इफ एल्स के अंदर तीसरा इफ एल्स, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। सो अगर मैं एक सिंटेक्स देखूँ हमारे इसका नेस्टेड इफ एल्स का, तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं एक इफ़ कंडीशन। फॉर एग्जांपल इफ़, फिर मैंने लिखा कुछ कंडीशन एंड मैंने लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अभी लॉजिक डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ। मेरा लॉजिक क्या है, लॉजिक पहले मैं क्या करता था, लॉजिक डिफ़ाइन करता था, उसमें कुछ प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करता था। बट इस केस में लॉजिक तो डिफाइंड होगा, बट लॉजिक क्या डिफाइन होगा, एक और इफ़ कंडीशन। और अगर ये वाली इफ़ कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये दूसरी इफ़ के अंदर जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं हुई तो ये दूसरे इफ़ के अंदर नहीं जाएगा। अगर ये दूसरी इफ़ के अंदर गया तो अगर इस वाले इफ़ के अंदर कुछ स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट या कुछ लॉजिक हो जाएगा एग्जीक्यूट। अगर ये लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये जाएगा इसके एल्स वाले पार्ट में, और एल्स वाले पार्ट में जो भी लॉजिक है वो लॉजिक हो जाएगा एग्जीक्यूट। तो अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा खुद का ही एक इफ एल्स बना दिया, ठीक है। अब ये जो इफ एल्स है ये इस वाले इफ़ के पार्ट है, ठीक है। तो अगर ये एल्स वाला पार्ट या ये वाला एल्स वाला पार्ट या ये वाला इफ़ वाला पार्ट में से कोई भी एग्जीक्यूट हुआ, इट्स ओके, डन। बट क्या हो कि अगर मेरी ये वाले इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या मैं ये वाला इफ़ या ये एल्स में से कोई एक एग्जीक्यूट करूँगा? कभी भी नहीं करूँगा। तो अगर यही वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा उसके एल्स वाले पार्ट में। अब ये वाला जो एल्स वाला पार्ट है ये है इस वाले इफ़ का, तो मैं एक बार कलर मार्किंग कर देता हूँ कि जो ग्रीन वाला है दैट इज़ माई आउटर एंड ये जो रेड वाला है दैट इज़ माई इनर वन। और ये वाले एल्स में फिर मैं जो भी लॉजिक लिखूँगा ये वाला लॉजिक हो जाएगा हमारा जी एग्जीक्यूट। सो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ये क्लियर सिंटेक्स होता है नेस्टेड इफ एल्स का। अब इसके अंदर आप कितने भी इफ एल्स कंडीशन डाल सकते हो। सो एक बार इसको प्रोग्रामिंग के केस में देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे कर सकते हैं। सो मैं वापस आ गया अपने आईपैड अपने लैपटॉप पे, एंड हम यही वाले प्रोग्राम को ना आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास ए है, ए जो अभी 5 है इसको मैं बना देता हूँ 15 अभी के लिए। एंड हमने क्या करा था, एक कंडीशन डाली थी कि अगर ए मेरा 10 से ज़्यादा हुआ तो मेरे को नंबर प्रिंट करना है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 10।
बट मैं क्या करूँगा, इसमें इस वाले इफ़ में ना एक और कंडीशन में डाल दूँगा कि अगर मेरा ए इक्वल हो गया 15 से, तो उस कंडीशन में मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रिंट करना है कि बोथ द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, दिस मीन्स जो नंबर मैंने पास करा दैट इज़ 15, अब इस नंबर को मैं 15 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों नंबर हैं वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, बट अगर ये दोनों नंबर इक्वल नहीं हुए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आप एल्स वाले पार्ट में डाल दो कि आपको प्रिंट कराना है कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 10 है। दैट इज़ ऑब्वियस थिंग कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 15 की जगह 14, तो 15 और 14 इक्वल तो नहीं है, बट 14 इज़ ग्रेटर देन माई 10। तो यहाँ पे मैंने इस वाले एल्स को ओपन करा एंड यहाँ कहीं पे मैंने इस वाले एल्स को कर दिया क्लोज। ठीक है, अब ये वाला जो एल्स है वो हो रहा है यहाँ पे क्लोज, मतलब इसका लॉजिक शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब आप ये वाला कर्ली ब्रेसिस देख सकते हो, ये वाला कर्ली ब्रेसिस है मेरा इफ़ के लिए कि इफ़ वाला जो ब्लॉक है वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। अगर किसी भी केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रिंट कराना है नंबर इज़ स्मॉलर देन 10। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 14 की जगह कर दिया 4, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले वो जाएगा इफ़ के अंदर कि क्या ए 4 बड़ा है 10 से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो मतलब ये वो इफ़ वाले पार्ट में आएगा ही नहीं कभी। तो अगर वो नहीं आएगा तो एल्स वाले पार्ट में आएगा, एंड एल्स वाले पार्ट में वो मेरे को प्रिंट करके देगा कि नंबर इज़ स्मॉलर देन 10, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। अगर मैंने इसको कर दिया 24, तो इस केस में क्या हो रहा है, 24 इज़ ग्रेटर देन 10 बट 24 इज़ नॉट इक्वल टू 15। तो ये इफ़ वाले में कभी नहीं आएगा, ये जाएगा एल्स वाले पार्ट में जिसमें वो देखेगा कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 वाली स्टेटमेंट को मेरे को कराना है प्रिंट। अगर मैंने इसको 14 की जगह कर दिया 15, तो वो देखेगा कि क्या मेरा 15 10 से बड़ा है, हाँ, तो ये इफ़ वाली कंडीशन में आएगा और इसमें चेक करेगा कि क्या मेरा 15 के इक्वल है, बिल्कुल है, तो फिर इस केस में वो ये वाले नंबर को, ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। सो एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो अगर मैंने पास करा 15 तो मेरे को आउटपुट मिल रहा है बोथ द नंबर्स आर इक्वल, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट। अगर मैंने पास करा 14, अगर मैंने पास करा 25 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मेरे को आंसर आउट मिल रहा है नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 विच इज़ माई डिज़ायर्ड आउटपुट। और अगर मैंने यहाँ पे सिंपल पास कर दिया सिर्फ 5, तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए नंबर इज़ स्मॉलर देन 10, दैट इज़ नंबर इज़ स्मॉलर देन 10। सो इस तरीके से गाइस हम सब सीख सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। सो अब हम देखते हैं इसके बाद स्विच स्टेटमेंट। सो वापस से हम अपने आईपैड पे आते हैं एंड स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। देखो स्विच स्टेटमेंट जो होता है ना वो बिल्कुल सिमिलर होता है नेस्टेड इफ एल्स की तरह। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि इट इज़ सिमिलर टू नेस्टेड इफ एल्स। कौन सिमिलर होता है, एक स्विच स्टेटमेंट। अब देखो नेस्टेड इफ एल्स में जैसे हम बार बार कंडीशन डिफाइन करते हैं इफ़ देन एल्स, इफ़ देन एल्स, इफ़ देन एल्स। स्विच स्टेटमेंट में हम हर बार कंडीशन डिफाइन नहीं करते, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ केसेस को डिफाइन करते हैं। अगर वो केसेस ट्रू है, अगर दो चीज़ें पास करते हैं, एक तो एक्सप्रेशन और एक केस। अगर एक्सप्रेशन केस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को प्रिंट कराना है, अगर वो नहीं कर रहा तो हमें एक डिफ़ॉल्ट आउटपुट को प्रिंट कराना होता है। सो ये हमारा जो सिंटेक्स होता है वो होता है स्विच स्टेटमेंट का। अगर मैं आपको एक प्रॉपर सिंटेक्स सिखाऊं कि एक प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक स्विच कीवर्ड। सो स्विच अगेन इट इज़ अ कीवर्ड। अब इस कीवर्ड के आगे मेरे को मेरे को राउंड ब्रैकेट्स में पास करना होता है एक्सप्रेशन, कि किस तरीके का एक्सप्रेशन या किस तरीके की कंडीशन में सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एडिट करने होते हैं केसेस। केस 1, अगर मेरा एक्सप्रेशन केस 1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरे को इसके अंदर का जो भी लॉजिक है उसको करा देना है एग्जीक्यूट। और इसी तरीके से मैं केस 2 भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, उसका लॉजिक मैं एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं सारे लॉजिक को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई केसेस। बट यहाँ पे कैच वाली बात यह है
कि सिर्फ एक बारे में एक ही केस चलता है, तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर आपका एक पर्टिकुलर लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है तो उसके बाद जो भी लॉजिक है वो मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पे ही हमारा प्रोग्राम, अगर उसने केस 1 को सेटिस्फाई कर दिया, उसने लॉजिक को प्रिंट करा दिया, फिर वो आगे वाले केसेस में नहीं देखेगा कि क्या मेरा प्रोग्राम इनके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, उसी मोमेंट पे हमारे प्रोग्राम को कर देगा स्टॉप। तो ये काम होता है हमारे ब्रेक स्टेटमेंट का। अगर मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक इनपुट पास करा नंबर ऑफ़ डेज लाइक 1 to 7। सो मैंने क्या लिखा, एक स्विच में मैंने लिख दिया, एक स्विच कीवर्ड यूज़ करा और मैंने लिख दिया डेज़, और ऊपर ना एक डेज़ नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इंट डे, दैट इज़ डे नंबर 2। सो मेरे को बताना है कि डे नंबर 2 में मेरा कौन सा डे आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डे नंबर 1 दैट इज़ मंडे एंड डे नंबर 7 दैट इज़ संडे, तो मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे ना केसेस डिफाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, अब केस नंबर 1 में क्या कह रहा हूँ, अगर ये पर्टिकुलर टर्म मेरी सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रिंट करा दो आप दैट इज़ मंडे, कि जो मेरा डे नंबर 1 है वो है मंडे, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप इसको कर दो ब्रेक। बट आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे हम डे कौन सा पास कर रहे हैं 2, और यहाँ पे केस कौन सा है 1, तो क्या ये अभी इक्वल है, सेटिस्फाई कर रहा है एक दूसरे को, नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर केस नंबर 2 डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हम प्रिंट करा सकते हैं ट्यूसडे। और अगर मैंने ट्यूसडे पास कराया और मैंने कंडीशन चेक करी कि क्या मेरा 2 और केस नंबर 2 दोनों सेम है, बिल्कुल है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपस में, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से जो भी आउटपुट मैच हो रहा है दैट इज़ ट्यूसडे, वो मैं करा दूँगा यहाँ पे प्रिंट। और प्रिंट कराने के बाद इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, वो चाहे वो कंडीशन सेटिस्फाई करें चाहे वो ना करें, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट इसको प्रिंट करा के इस स्विच स्टेटमेंट से निकल जाऊँगा बाहर। सो गाइस, इस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। बट यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। अब देखो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर हमने कुछ इनपुट पास करा और सारे केसेस में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मेरे को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया 8, अब मेरे को पता है जो डेज़ होते हैं वो 1 to 7 ही होते हैं, 8 कोई डे नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कुछ प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट लाइक कि एंटर अ वैलिड डे नंबर, कि आप एक वैलिड डे नंबर ही डालो यार, ये तो मेरे इस केसेस में कुछ है ही नहीं। और ये करने के बाद आप यहाँ से भी कर जाओ ब्रेक। सो गाइस, इस तरीके से जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है एज अ सिंटैक्स काम करता है। अब एक बार इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। सो गाइस, हम आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का जो कोड है, एक्चुअल कोड है, वो किस तरीके से दिखता है। सो आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन में मैंने ऑलरेडी एक स्विच स्टेटमेंट का कोड लिखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा बड़ा कोड होता है इसलिए मैंने पहले से लिखा हुआ है। सो इसके अंदर हमने वही मेन टिपिकल अपना प्री प्रोसेसर ऐड कर रखा है, मेन फंक्शन हमने बना रखा है, एंड इनसाइड द मेन फंक्शन मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। वेरिएबल का क्या नाम है, डे, और उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दी दैट इज़ 2। अब ये 2 क्या है, किस लिए काम आएगा, वो मेरे को अभी आइडिया नहीं है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे अगली लाइन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक स्विच कीवर्ड यूज़ करा है। स्विच कीवर्ड इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, जहाँ से मैं अपने स्विच स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करूँगा। एंड ब्रैकेट्स के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने एक एक्सप्रेशन या एक वेरिएबल पास करा है दैट इज़ डे, जिसकी मैंने अभी ऊपर बात करी है, उसको अभी मैंने क्रिएट करा है। फिर एक कर्ली ब्रेसेस इनिशियलाइज करा एंड बिल्कुल एंड में मैंने इसको जाके क्लोज करा। यहाँ पे ये इफ एल्स की तरह ही है बिल्कुल, कि जब तक मेरे को लॉजिक लिखना है वो कर्ली ब्रेसेस के मैं अंदर लिखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे ना केसेस डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने केस 1 डिफाइन करा कि केस 1 में अगर नंबर इस केस 1 की वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो मेरे को कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल केस 1 अगर आया तो मेरे को प्रिंट कराना है मंडे, बट क्या केस 1 और ये वैल्यू सेम है, नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, अगले केसेस पे मूव कर जाना है, जो भी नेक्स्ट केसेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे केस नंबर 2,
अब आप देख सकते हो 2 और यहाँ पे केस नंबर 2 बोथ आर इक्वल। तो इसके अंदर जो भी लॉजिक है, ये जो लॉजिक है ये मेरे को प्रिंट होके मिल जाएगा, एंड ये लॉजिक प्रिंट होने के बाद ये स्टेटमेंट कर जाएगा ब्रेक। तो इसके बाद जितने भी केसेस हैं, चाहे वो कंडीशन सेटिस्फाई करें या ना करें, वो कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, कोई भी केस चेक नहीं होगा। अगर एक बार ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन स्टेटमेंट से ही बाहर निकल जाएगा। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। अगर मैं इसको रन किया तो आप देख सकते हो कि हमें आउटपुट मिला 2 ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि जो 2 है और केस नंबर 2 है वो दोनों सेम है। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल पास करा 5, तो उसके अकॉर्डिंग देखो केस नंबर 5 में आउटपुट क्या है, फ्राइडे, जो कि हमें आउटपुट मिल चुका है। तो जो भी केस हमारे कंडीशन या एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी केस का जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी किसी भी केस का लॉजिक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद नीचे वाले केसेस भी कंसिडर नहीं की जाएंगे, क्योंकि एक ब्रेक स्टेटमेंट में चलेगा, मतलब आगे वाले कंडीशन स्टेटमेंट में जो भी केसेस है वो कंसिडर नहीं होंगे। एंड लास्ट में मैंने आपको बोलते एक डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब मैंने यहाँ पे 1 to 7 तक नंबर्स की वैल्यू को डिफ़ाइन कर दिया कि वो ये वैल्यू हमें प्रिंट करके देगी। बट अगर मैंने डाला यहाँ पे 8, तो 8 या 9 तो कोई नंबर होता ही नहीं ना डेज़ में। तो अगर इसको मैं रन करूँ तो वो क्या करेगा, कोई भी स्विच केसेस में नहीं जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 किसी में नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। डिफ़ॉल्ट के अंदर वो क्या करेगा, जो भी इसके अंदर लॉजिक है दैट इज़ इनवैलिड इनपुट, वो प्रिंट करके ये भी ब्रेक स्टेटमेंट में चले जाएगा। इसके नीचे कोई भी अगर लॉजिक लिखा हो तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो गाइस, इस तरीके से हम सीख सकते हैं कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन एंड स्विच स्टेटमेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको भरपूर इसको शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी, जो अगर फर्स्ट ईयर में है, कोई अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक था ये। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।